हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी क्लास करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। सुबह के यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से कह सकते हैं कि आपकी ये क्लास यहाँ पर हो रही है। बज रहे हैं सुबह के 8 और 8 बजे हम ये क्लास यहाँ पर शेड्यूल कर रहे हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से क्लास को देखें। सुबह का ये 8 साढ़े 8 से लेकर 9 तक का सीन आप लोग देख लो। जितना हो सके उतना जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम लोग क्लासेस को यहाँ पर कर ले। आज की जो क्लास है ये सेक्शन अधिगम के आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जो मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा हर प्रश्न को। जो ये प्रश्न यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ ये आपके बहुविकल्पी है आपके पेपर 2 से। आपका पेपर 2 पेपर 1 के बाद होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काफ़ी कुछ आएगा, तो सीखना पढ़ना तो बनता है। आप जुड़े हुए मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास में। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आप बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, आपको हर तरीके से हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट बताई जाए, सिखाई। जितना आप सीख सकते हैं कर सकते हैं उतना आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे क्वेश्चन है, क्या हमें करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से रिप्लाई करिए कि क्या होगा। शिक्षण का अभिप्राय है। शिक्षण का जो अभिप्राय है वो क्या है? पढ़ाना है, अधिगम है, सिखाना है, उपरोक्त सभी। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो, या आपने इन चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है, देख रखा है, सीख रखा है। जल्दी से बताइए क्या कर। तो शिक्षण का अभिप्राय की जो बात होती है, एक ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही है, वो है पढ़ाना। ए ऑप्शन आपका क्लियर है। शिक्षण का अभिप्राय क्या है? पढ़ाना है। तो आपका पहले का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसे आपको पढ़ाना है, अधिगम है, सिखाना है, उपरोक्त सभी। तो क्या सही लग रहा है? शिक्षण का अभिप्राय क्या है? तो अधिगम भी बहुत सारी चीज़ों में आता है, सिखाना भी, तो लेकिन जो करेक्ट है वो पढ़ाना है। पहले में पहला। दूसरा देखिए, शिक्षण का संबंध नहीं है। शिक्षण का संबंध किससे नहीं है, किससे रिलेटेड नहीं है? पहला ऑप्शन शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा पाठ्य पुस्तक और इनमें से कोई नहीं। शिक्षण का संबंध नहीं, किससे उसका रिलेशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो शिक्षण का संबंध क्या शिक्षक से नहीं, तो शिक्षक ही नहीं, तो शिक्षण कैसा विद्यार्थी नहीं, तो शिक्षण कैसा पाठ्य पुस्तक, ये चीज़ें कैसे। तो इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इतना ध्यान में रखना, शिक्षण का संबंध नहीं है तो डी ऑप्शन आपका दूसरे में डी जिन्होंने बताया है वो उनका सही है। क्योंकि विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ोगे क्या, पढ़ाओगे क्या, काम क्या करोगे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। ये एक परिभाषा किसकी? मैंने कहा है स्टेटमेंट वाली चीज़ें हमेशा आती हैं, कथन वाले प्रश्न हमेशा आते हैं। तो ये थॉमसन का है, बर्टन का है, एलन गेट्स का है और जॉन ब्रूवेकर का है। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? बता सकते हैं। तीसरे के लिए सिंगल ऑप्शन बर्टन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ है। जो स्तंभ होते हैं वो कितने होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। बहुत ही अच्छे। स्तंभ मतलब पिलर है जिसके बेस पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं, निर्धारित हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए। राइट आंसर 3 होगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आना तो तय है। 4th में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं। शिक्षण होता है। शिक्षण क्या हो, मतलब कैसे होता है? सुनियोजित होता है, सुझावात्मक होता है। झा है ना, झवात्मक होता है, प्रेरणात्मक होता है। वैसे जानते हैं सुझावात्मक चीज़ें इस तरीके से हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, बता सकते हैं? 5th बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो होती हैं आपके उपरोक्त से, आपको मोटिवेशन देना, प्री प्लान होना, आपको एडवाइस में देना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो सभी ऑप्शन सही हैं आपके। 5th में डी ऑप्शन जिनका भी है उनका सही है। सही है, 5th में डी चूज़ कर रहे हैं आप सभी लोग। तो शिक्षण प्रेरणात्मक होता है, सुझाव भी मिलता है, सुनियोजित भी होता है, उपरोक्त सभी आपका सही होगा। नेक्स्ट आइए, शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। टीचर्स के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा, विभिन्नता की, वैकल्पिक विभिन्नता के, उपरोक्त सभी। 6th में कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा? 6th के लिए क्या सही है? शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लॉट्स ऑफ वेरिएशन की प्रॉब्लम्स आती है। तो वो क्या चीज़ है जो होती है? ध्यान रखिएगा कि 6th में आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। जहाँ पर ऐसे मीडियम्स में प्रॉब्लम्स आती है, आपके बहुत सारी पढ़ाई चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है, आपके
जो है ये व्यक्तित्व में बहुत इंडिविजुअल डिफरेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये पढ़ाई लिखाई के सिस्टम में चीज़ों में प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, 7वां है अपव्यय। अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है, किससे रिलेटेड है, किससे इंटरकनेक्टेड है? पाठ्यक्रम से, विद्यार्थियों से, विद्यालय से, समाज से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो अपव्यय और अवरोधन जो रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। 7th में आपका यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों से इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है। 7th में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th आइए, 8th यहाँ पर सविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का माना जाता है? आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी। 8th में क्या होगा? सविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का माना जाता है? सिंगल ऑप्शन आपका आदर्शवादी यहाँ पर जो दिया गया है वो एकदम सही है। यह आपको ध्यान में लेकर चलना है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट, संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? स्टेटमेंट के प्रश्न आपको फिर मिल गए। मैं कम समय में हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस कराती हूँ, इतना ध्यान रखें, क्योंकि मेरा भी टारगेट रहता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेव हो। और लेकिन जितने क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस से ओरिएंटेड है, मैं यहाँ पर करवा रही हूँ ताकि आप इनको एट द एंड पे देखते हुए, समझते हुए, करते हुए जाएँ। तो संपूर्ण जीवन कंप्लीट साइकिल शिक्षा है, प्लेटो का है, जॉन ड्यूवी का है, स्पेंसर का है, टीपी नन का है। 9th में कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यान रखिएगा, ये स्पेंसर का है, ठीक है, बी ऑप्शन। 9th में भी जिन्होंने भी चूज़ किया, 9 में भी उनका सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं 10, ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है, क्या है? ब्लूम के थ्रू प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है वो क्या है? तो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? 10th में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 10th में आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पर सही। क्रियात्मक तरीके से, क्रिएटिव, मेंटल, फिजिकल, ये चीज़ें सारी की सारी आती है। 10th में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th का डी जो दिया है वो पूरा 100% श्योर है और करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, अनुदेशन संबंधित है, किससे रिलेटेड है, किससे इंटरकनेक्टेड है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य पे, भावात्मक है, क्रियात्मक है, उपरोक्त सभी। 11th में क्या होगा? 11th में ध्यान रखिएगा, आपका सिंगल एक ऑप्शन सही है, करेक्ट है, वो आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य से है। 11th में आपका ए सही है, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक उद्देश्य से है, जो कि 11th में आपका ए यहाँ पर एकदम सही है। 11th का ए आपका सही है, तो आपका ये हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुदेशन से संबंधित 11 में ए। नेक्स्ट आइए, संप्रेषण की विशेषता होती है, कैसी होती? विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतर प्रक्रिया, अनुभव, भावनाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। संप्रेषण की विशेषता जो होती है, संप्रेषण की जो क्वालिटी होती है, जो चीज़ें यूनिक होती हैं, वो क्या होती हैं? 12th 12वें का राइट आंसर क्या होगा? तो विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतर प्रक्रिया, अनुभव, भावनाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। तो 12 में ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी सही है, जहाँ पर विचार की गहनता को ध्यान में रखा जा रहा है, अंतर प्रक्रिया को ध्यान में रखा जा रहा है, अनुभव और भावनाओं को भी अच्छे तरीके से देखा समझा जा रहा है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो 12th में डी जिनका भी है उनका एकदम से करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट चलते हैं। 13 है, संप्रेषण का कार्य है, संप्रेषण का जो काम होता है वो क्या है? ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति करना, उपरोक्त सभी। 13 में आपका कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा? संप्रेषण का जो काम है, जो वर्क है, जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो आपसे पूछी जा रही हैं। तो 13 में ध्यान रखिएगा कि आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी ध्यान रखना कि कर्मेंद्रिय की भी वर्क चीज़ें हैं, एक्टिव रहते हैं, ज्ञानेंद्रिय भी, अनुभूति भी, एक्सपीरियंस भी। तो डी ऑप्शन 13 का डी जिन्होंने चूज़ किया उनका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th है, पाठ्यवस्तु विश्लेषण विधियों में प्रयुक्त होता है, लिखित में, मौखिक में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जो कैरिकुलम चीज़ें होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि पाठ्यवस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, एक सिंगल ऑप्शन है। लिखित संप्रेषण में भी हम काफ़ी बढ़िया यूज़ करते हैं और मौखिक में भी हम प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को बखूबी यूज़ करते हैं। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो क्लियर होगा और करेक्ट होगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है, जो क्लास होती है उसमें संप्रेषण का जो मीडियम होता है वो क्या होता है, वो चीज़ें क्या होती हैं? तो मुख्य माध्यम है, पुस्तकें हैं, हार्डवेयर का उपकरण है। मुख्य माध्यम है, हार्डवेयर के उपकरण है। क्लास में संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। हमारी भी क्लास चल रही तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो मीडियम है वो चीज़ें क्या हैं? 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मीडियम होता है, जहाँ पर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो चीज़ें जिस सिचुएशन में, वहाँ का मीडियम अलग अलग होगा। तो अपने हार्डवेयर के उपकरण को हम यूज़ करते हैं, जी हाँ, क्योंकि कंप्यूटर, मोबाइल, ये चीज़ें तो होती ही होती हैं, इंटरनेट होता ही होता है, हार्डवेयर के उपकरण भी रहते हैं, मुख्य माध्यम भी, सब कुछ। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है?
तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मेन है वो डी ऑप्शन है, जहाँ पर मुख्य माध्यम और हार्डवेयर के ऊपर ये चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। हमने 15 प्रश्न किया, क्या 15 आउट ऑफ 15 मिला आप सभी को? 15 प्रश्न आपके एमसीक्यूज में पहले पेपर में आएंगे, दूसरे में भी आएंगे। 50 नंबर का यह पेपर होगा। जितना बढ़िया पेपर आप इसको लिखेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये बात आपको दिमाग पर लेकर चलनी ही चलनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 15 का ये मैंने आपको बता दिया। जल्दी से जल्दी बताइए कि यहाँ पर 15 तक सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक, ताकि हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके चीज़ों को समझ लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और टेलीग्राम पर बहुत सारे संस्कृत के पीडीएफ वगैरह भी दिए जाएंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन रखिए फ्रेंड्स। इतना ध्यान रखिए कि गलती कहीं से भी ना हो। फर्स्ट सेमेस्टर है आपका तो अच्छे से कर लिए। फिलहाल आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है तो समस्याएं नहीं होंगी। 16 क्वेश्चन को देखिए और क्या लिखा है बताइए। लिखा हुआ है कि कक्षा में संप्रेषण का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है? शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों होता है, लिखित होता है। हम क्लास में कम्युनिकेट करते कहिए हाँ, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। तो वहाँ पर चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलती हैं, होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर है कि कैसा हम करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे करते हैं, तो बता सकते हैं क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 16 में आपका सी ऑप्शन है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। हम बोल बोल के भी करते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से भी करते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रख के चलना है ताकि बिल्कुल भी गलती ना हो, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए तो आपका मैंने 16 में सी हो गया। 16 में सी जिन्होंने चूज़ किया उनका करेक्ट है। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है, तो ये फ्लैंडर्स की प्रविधि से ग्लोब की ओवर की कुछ क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ द बॉक्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके की ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, तो परेशान ना होइए कि ये आएगा, देखते हैं अगर आता है इससे के ठीक, नहीं तो आपको पढ़ा ही हुआ चीज़ एकदम आता है, लेकिन इसमें दिया था तो मैं बता देती हूँ। 17 का राइट आंसर ग्लोब की प्रविधि से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो शिक्षार्थी होते हैं, पाठ्यवस्तु होते हैं, शिक्षक हो तो प्रोग सभी। 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का क्या होगा? 18 में आप क्या चूज़ करेंगे? ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम डी ऑप्शन चूज़ करेंगे, जहाँ पे शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यवस्तु ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, कोई इशू इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम क्या है? तो अभ्यास है, प्रत्यक्षीकरण है, क्रियाशीलता, प्रोग सभी। 19 में क्या है? तो ध्यान रखिएगा शिक्षण सिद्धांत का जो अधिनियम है वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। आपका उपरोक्त से जहाँ पे एक्टिव, क्रियाशीलता, काम, वर्क ये चीज़ें होनी ही होनी है। आपके अभ्यास और प्रत्यक्षीकरण भी इसमें शामिल है। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को किसने दिया? शिवा के मित्र ने, रायबर्न ने, कुलकर्णी ने, स्किनर ने। 20 में क्या होगा? 20 में कौन सा ऑप्शन है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया तो किसने दिया? तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को, यही स्किनर ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट, जो चीज़ें पेपर में आएंगी या पेपर के दौरान हमने देखी उनको हम बताएंगे। सीरीज़ में सब कुछ दिया गया तो मैं करवा दे, इसलिए मैं सीरीज़ का सपोर्ट बहुत कम करती हूँ, इतना ध्यान रखिएगा, बट करिए। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो ब्रूनर ने, फ्लैंडर्स ने, बियोस्मिथ ने और सुकरात ने। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 21 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा सुकरात ने किया था, ठीक है। बहुत सारी प्रविधियाँ, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मल्टीपल टाइम देते हैं। नेक्स्ट आइए, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और व्यवहार का प्रभाव क्या होता है? ये कथन का प्रश्न है। बड़े प्रश्न भी आते हैं, छोटे तो आते ही आते हैं। तो ये राइट आंसर जो 22 का होगा, 22 में आपका गेज का है, ये आपके सिलेबस में है, पवन की सीरीज में दिया गया है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसीलिए चीज़ों को हर तरीके से, हर जगह से करने की कोशिश और सीखने की प्रयास करिए। देख लीजिए एट द लास्ट मूवमेंट पे कि चीज़ें अगर सामने आती हैं तो आप कर ले जाइएगा। ज्ञात से अज्ञात का सूत्र बताइए। सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? स्पेंसर ने, ड्यूवी ने, हल्बर्ट ने और प्लोटो ने। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात सूत्र की जो बात होती है, एक सिंगल ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही है, वो है हर्बर्ट ने। बी ऑप्शन आप सभी के एकदम करेक्ट है, प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट आइए 24, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र से अन्य किस नाम से हम जानते हैं? हर सूत्र के एक से दो नाम भी हैं, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर का जो सूत्र है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बता सकते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष नाम रखते हैं, निश्चित से निश्चित रखते हैं, मूर्त से मूर्त रखते हैं, पूर्ण से अंश की ओर रखते हैं। 24 में क्या होगा? तो 24 में राइट आंसर मूर्त से अमूर्त होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका बी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट है।
इसको ध्यान रखिए और सीखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आते हैं 25 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है वो क्या है? ज्ञात से ज्ञात है, पूर्ण से अंश है, मूर्त से अमूर्त है, सरल से जटिल की ओर है। 25 में क्या सही होगा? 25 में क्या सही है? 25 में क्या सही? 25 में ध्यान रखना है कि एक सिंगल ऑप्शन है जो पूर्ण से अंश की ओर है, यही आपका सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। तो हर सूत्र के नेम है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, विधियाँ प्रॉपर पढ़ के जाइएगा, प्रश्न ही प्रश्न आपको देखने को फ्रेंड्स मिलेंगे। ठीक है, हमने 25 प्रश्न तक किया। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? उम्मीद है नहीं होगी। फटाफट और भी आगे करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। 25 तक कर लिए हैं, आगे का देखते हैं। 26 आइए, काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा देते नहीं, लेकिन हम ज़रूर पढ़ लेंगे। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचारों को समझने में सरल हो। जी हाँ, वे प्रारंभिक बिंदुओं में प्रयोग किए जाए हों। ओके, कठिन हो और जो है छात्रों के सामने उपरोक्त कथन किस सूत्र से? सूत्र में एग्जाम्पल थोड़ा इस तरीके के आते हैं कि जो है आपको उदाहरण दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि ये किस में क्या है, तो ये थोड़ा बताना होगा। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है फिलहाल, लेकिन राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर दिया गया है, सूत्र आपका दिया है ज्ञात से ज्ञात की ओर है, ऐसा होता है, या हम इस रूल में ऐसा करते हैं सरल से जटिल की ओर, सरल से कठिन, विश्लेषण संश्लेषण की ओर। तो ये चीज़ जो होती है जहाँ पर हमें हर चीज़ सरल हो, पहले इजी हो, फिर बाद में आगे चल के चीज़ें आएँ, कुछ ऐसा रहता है, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को देखते और समझते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ आपसे कही जा रही है जो यहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना कि सरल से कठिन की ओर जब हम पढ़ने हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो आपका सरल से कठिन बी वाला सूत्र ही इस क्वेश्चन के लिए सटीक है। नेक्स्ट आइए, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से? आगमन विधि और निगमन विधि दो विधियाँ होती हैं जो बड़ी बहुत चर्चित हैं, मतलब इनसे प्रश्न आना ही आना है, चीज़ें आपकी तय होनी ही होनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, ज्ञात से ज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। यह बात आपको दिमाग पर लेकर चलनी है जो आगमन विधि के अंतर्गत आता है। निगमन का मतलब क्या है कि पहले रूल बता दो, फिर ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विश्लेषण संश्लेषण की ओर। जो पूर्ण से अंश की ओर चल रहा है चीज़ें, वो सब चीज़ें क्या हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर की जो बात होती है वो आपको ये ध्यान रखना कि 28 का यहाँ पे डी ऑप्शन संश्लेषण और विश्लेषण की ओर ये प्रॉपर्ली वर्क करता है, ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। 28 में डी ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते, रुकेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न करने हैं। 29 क्वेश्चन आपके सामने है। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण देना, मतलब टीचर को पहले प्रायोरिटी देना, उसके बाद की चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो क्या होगा? संश्लेषण के विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, तर्क संगत की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर और ज्ञात से ज्ञात की ओर। 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है? बताइए। 29 में क्या सही है? तो ये ध्यान रखना कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जहाँ पर आपसे मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर का पूरा सेटअप आपको दिखता है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 29 में सी जिन्होंने चूज़ किया है उनका करेक्ट है, इसको ध्यान में समझते हुए चलिएगा। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? 29 में 7 होगा, सी होगा। नेक्स्ट आइए, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर, शिक्षार्थी पर, शिक्षक पर और पाठ्यक्रम पर। 30 में क्या होगा? शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है, क्या होगा? तो हम जानते हैं शिक्षण सूत्र का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। शिक्षार्थी किसी अकेले पॉइंट पे नहीं पड़ेगा, पूरे सेट पे पड़ेगा, पूरी चीज़ों पे पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा रिलेटेड है, फिलहाल ध्यान रखिएगा तो बहुत इशू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और चीज़ों को देख लेते हैं। 31 यहाँ पर है, पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण से अंश की ओर। जी हाँ, तो विश्लेषण है, संश्लेषण है, विशिष्ट उपरोक्त सभी क्या है? पहले हम चीज़ों को होल तरीके से रख देते हैं सामने, फिर उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के टुकड़ों में पढ़ाते हैं या थोड़ी थोड़ी चीज़ों में करके बताते, तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं ये विश्लेषण करते हैं, विश्लेषित होती हैं चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। तो किसने कहा है? पेस्टोलॉजी, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, हर्बर्ट ने। 32 में क्या होगा? 32 में आपका पेस्टोलॉजी का जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। 32 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 33। यहाँ पर दिया है 1982 और 83 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यशाला के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया। तो ये 22 में, 51 में, 27 में और 38 में। 33 में क्या सही है? कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी इसमें रहती हैं, तो राइट आंसर जो है वहाँ पर 27 है। कितना है? 27 है।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते, जब व्याख्यान विधि चलती है तो बच्चे कैसे रहते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं वो वहाँ पर कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें, मूक रहते हैं, चुप रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 34 में क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि व्याख्यान विधि का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप देखते हो बच्चा बहुत निष्क्रिय रहता है, जब कोई चीज़ एक्सप्लेन हो रही है आप सुन रहे हो, जैसे प्रवचन का एरिया होता है, तो चीज़ें उतनी इंटरेक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, उपयुक्तता नहीं है, भाषा नहीं, क्रमता नहीं है, उपरोक्त सभी। 35 में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, बताइए। 35 में क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता में कुछ भी चीज़ें इसमें है या नहीं। स्पष्टीकरण में उपयोगिता विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इनकी विशेषताओं में नहीं आते हैं। एक काम करते हैं, 20 मिनट की ये क्लास यहाँ पर आपको मैंने दी है सुबह की। ठीक है, ध्यान रखिए कि इस तरीके के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। अब ये 35 तक मार्क कर लीजिए, कल मैं आपको जो है 70-80 तक करवा दूंगी, या ना आपको हो सकता है 100 तक का भी करवा दूँ, तो ये आपको मिल जाएगा। आपको 35 तक का ध्यान रखना है। किसको कितना नंबर मिला ये आप मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर नहीं। फिलहाल कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, क्वेश्चन जैसे भी आपके सिलेबस के शिक्षण अधिगम के मैं करवा रही हूँ, कोई समस्या है तो पूछिए, पढ़िए, ध्यान से रिवीजन करिए, चीज़ों को समझिए। फ्रेंड्स एग्जाम है तो थोड़ा सीरियस होकर चीज़ों को समझ लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा, नया सब कुछ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, पढ़ो अच्छे से आप सभी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।